राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आईपीसी की धारा 40 पर। धारा 40 में एक शब्द है अपराध, और उसकी जो भाषा है वो पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आती। इतना कॉम्प्लिकेटेड भाषा लिखी हुई, इतनी जटिल भाषा लिखी गई है कि शायद बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जिनको धारा 40 अच्छे से नहीं पता, उसकी भाषा की वजह से। अच्छा, परीक्षा की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इस नाते लोग उसको छोड़ देते हैं। शायद हो सकता है यही कारण है कमीशन भी ना पूछ रहा हो उसको एग्जाम में, जबकि ऐसा नहीं है। धारा 40 बहुत सिंपल धारा है, बहुत सिंपल धारा है, बस उसको समझने की देरी है मात्र। अभी देखिए मैं कैसे उसकी जटिलता को समाप्त कर देता हूं मात्र 1 मिनट में। एक शब्द बोलूंगा, उसकी जटिलता खत्म हो जाएगी उसी में। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नोटिस यहाँ पे लगा हुआ कि पीसीजे, एपीओ, एचजेएस की तैयारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे पीसीजे हो, एपीओ हो, एचजेएस हो, आप किसी भी तैयारी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी में पीसीजे की वैकेंसी इस समय आने वाली है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। 350 पोस्ट जो है पीसीजे की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स भी समय समय पर संचालित किया जाता है। चाहे एपीयू की वैकेंसी हो या पीसीजे की हो, क्रैश कोर्स भी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, यानी उसी 2-3 महीने के भीतर ही पूरा सिलेबस तैयार करा दिया जाता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस नंबर पर संपर्क करके जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी विधिक विषय पे कोई परामर्श लेना है तो भी आप इस नंबर पर संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। आइए अपराध शब्द के बारे में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप धारा 40 को देखिए। अपराध शब्द 3 पैरा में बटा हुआ है। कितने पैरा में? 3 पैरा में बटा हुआ है। 3 पैरा में प्रथम पैरा में कोई अलग से धारा नहीं लिखी हुई है। द्वितीय पैरा में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये आईपीसी का लिखा हुआ। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन है, चैप्टर 5 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जो 1913 में जोड़ी गई है। उसमें कुछ धाराएं लिखी हुई हैं, 2 चैप्टर प्लस कुछ धाराएं आईपीसी की। तृतीय पैरा में भी आईपीसी की 8 धाराओं का उल्लेख किया गया है। अब एक एक करके मैं समझाता हूं, जरा देखिए कि क्या कितनी सिंपल बात को कितनी जटिल तरीके से लिख दिया गया। अरे इसको और आसान भाषा में भी लिखा जा सकता था, लेकिन बात यह है कि अगर आसान भाषा में लिख दिया जाता तो फिर हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो है क्या धारा? प्रथम पैरा ये कहती है कि अपराध शब्द का मतलब, यानी अपराध शब्द आईपीसी में बताए गए केवल अपराध का द्योतक है, जब तक पैरा 2 और 3 के सिवाय, यानी पैरा 2 और 3 इस बात का अपवाद है। यानी पैरा 2 और पैरा 3 को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पैरा 2 और पैरा 3 को छोड़ करके उसको आप एक इधर मुट्ठी में कर लीजिए, 2 और 3 को। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स, जितनी भी धाराएं बची आईपीसी में, उन सब में अपराध शब्द का मतलब केवल उन्हीं धाराओं, उन्हीं चैप्टरों से है। लेकिन जो धाराएं और चैप्टर्स पैरा 2 में और जो धाराएं पैरा 3 में लिखी गई हैं, इन धाराओं में अपराध शब्द का अर्थ न केवल आईपीसी से है, बल्कि आईपीसी के अलावा जितने भी विशेष एवं स्थानीय विधियों में जो है अपराध शब्द, वो किसी कार्य को अपराध बनाया गया है, उससे भी है। यानी जरा समझेगा, सारे अपराध या तो आईपीसी में लिखे हैं या तो आईपीसी से भिन्न विधियों में लिखे हुए हैं। जैसे आईपीसी में जो लिखे हुए हैं, इसके अलावा विशेष विधियां, एनडीपीएस एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, ठीक है, विद्युत अधिनियम, ठीक है, कुछ लोकल लॉज बने हुए हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोकल लॉज हैं, अलग अलग हर स्टेटों में जो है लोकल दंडिक विधियां भी हैं। ठीक, एंड आपका डीपी एक्ट हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया। तो ये सब तो स्पेशल लॉज है। तो जहाँ भी कहीं अपराध शब्द लिखा गया है, चाहे वो आईपीसी हो या आईपीसी से भिन्न, इन धाराओं में अपराध शब्द का मतलब सभी अपराधों से है, चाहे वो आईपीसी में हो या आईपीसी से भिन्न विधियों में हो। जैसे धारा
64, 65, 66 है। इसमें क्या है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे लिखा हुआ है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए और उसके में कारावास और जुर्माना दोनों उसको दिया गया हो और वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम हो, तो उस अपराध के लिए जितनी सज़ा लिखी हुई है मैक्सिमम, उसके 1/4 कारावास से वो दंडित किया जा सकता है, अलग से जुर्माना न देने के बदले में। तो किसी अपराध का मतलब क्या है, केवल आईपीसी के अपराध नहीं, आईपीसी से भिन्न कोई भी अपराध किसी भी विधि के अधीन अगर उस विधि में वो दोषी ठहराया जा रहा है तो उसमें भी जो सज़ा लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी नहीं दे, जो जुर्माना नहीं दे पाता है तो उस पर भी ये लागू हो जाएगा। जैसे 114, अब दुष्प्रेरण लिखा हुआ, किसी बात को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए अगर आप किसी को दुष्प्रेरित करते हैं तो वो दुष्प्रेरण चाहे आईपीसी के अपराधों को करने के लिए करें, चाहे आईपीसी से भिन्न किसी अपराध को करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करें, वहाँ पे ये दुष्प्रेरण का भी प्रोविजन लागू हो जाएगा। उसी तरह से जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 और 5, चाहे आईपीसी के अपराधों को कोई बच्चा कर रहा हो या कोई पागल व्यक्ति कर रहा हो, कोई माइनर व्यक्ति कर रहा हो या किसी की सहमति से उसके फायदे के लिए कार्य किया जा रहा हो, तो वो ना तो आईपीसी में अपराध है ना आईपीसी से भिन्न विधियों में अपराध है। चैप्टर 5 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चाहे आईपीसी के अपराधों को करने के लिए दो या अधिक व्यक्ति आपस में षड्यंत्र रच रहे हों, चाहे आईपीसी से भिन्न अपराधों को करने के लिए आपस में षड्यंत्र रच रहे हों, वो जो है दोनों पे लागू होगा। तो ये सब जितने भी धाराएं यहाँ लिखी, जैसे 330, अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को आईपीसी के अपराधों के करने के लिए, किसी को कन्फेशन करने के लिए मारता पीटता है थाने पे, तो भी 330 का अपराध है। और किसी व्यक्ति ने अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई अपराध किया हो और उसको मार पीट के कुछ कन्फेस करवा रहा हो तो भी 330 का अपराध करता है। उसी तरह से तृतीय पैरा में जितनी भी धाराएं लिखी हैं, 8 धाराएं, ये भी सेम वही बात कहती हैं जो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आईपीसी के अपराधों को करने के लिए साक्ष्य मिटाता है तो भी 201 लागू होगा, और आईपीसी से भिन्न कोई अपराध किया गया हो, उसका साक्ष्य मिटा रहा हो, तब भी 201 लागू होगा। लेकिन तीसरा पैरा के लिए एक शर्त है कि आईपीसी से भिन्न जितने भी विशेष एवं स्थानीय विधियों में अपराध हैं उस पर यह तभी लागू होगा जब उस धारा में कम से कम 6 महीने की सजा हो। जैसे किसी व्यक्ति ने दहेज मांगा है तो दहेज मांगना भी अपराध है। दहेज मांगना आईपीसी में अपराध नहीं है बल्कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध बनाया गया है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो अपराध बनाया गया है, धारा 3 और 4 लगती है दहेज लेने देने पे और मांगने पे। तो लेना और देना धारा 3 में अपराध है, मांगना धारा 4 में अपराध है। तो अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो अपराध कहाँ है, या दहेज का लेन देन हुआ है तो 3 और 4 में अपराध है। तो अगर दहेज का लेन देन करने के लिए, ठीक है, लेन देन हुआ है, अब उसका किसी व्यक्ति ने साक्ष्य मिटाया है, तो वो दोषी कहाँ होगा, 201 भी उस पर लगेगी और डीपी एक्ट की धारा 3, 4 दोनों लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में धारा 201 तभी लगेगी जब धारा 3 और 4 डीपी एक्ट में कम से कम 6 महीने सजा लिखा हो, तब ये धाराएं वहाँ लागू होती हैं, अन्यथा नहीं लागू होती। यानी विशेष एवं स्थानीय विधियों पर ये धाराएं केवल तब लागू होती हैं जब उसमें कम से कम 6 महीने की सज़ा हो। लेकिन आईपीसी पे तो हमेशा लागू होती हैं, कोई सज़ा हो, वो चाहे 2 महीने की सज़ा हो, 1 महीने की सज़ा हो, साल भर की सज़ा हो, मृत्युदंड की सज़ा हो, इससे मतलब नहीं है, सभी पे लागू होता है। तो कुल मिला के आपने क्या समझा कि ये जो 2 पैराज हैं, इनमें जो धाराएँ और चैप्टर्स हैं, इनमें जो धाराएँ हैं ये आईपीसी से भिन्न अपराधों पे भी लागू होते हैं, ठीक है, और आईपीसी पे लागू ही होते हैं। इसके अलावा जितने अध्याय, जितनी धाराएं बच गई वो प्रथम पैरा में लिखा गया है कि पैरा 2 एवं 3 के सिवाय अपराध शब्द का द्योतक केवल इस संहिता में बताए गए अपराधों से। यानी अपराध शब्द में आईपीसी के भी अपराध, आईपीसी से भिन्न अपराध इन दोनों में आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी दृष्टांत दे करके आपको बताया, बहुत सारी, चाहे कोई व्यक्ति अपराध किया है और उसको आपने अपने घर में छिपा लिया, तो आईपीसी का अपराध किया है, आपने घर में छिपाया तो भी आप दोषी हैं, और आईपीसी से भिन्न कोई अपराध उसने किया है और आपने उसे छिपाया है तब भी आप दोषी हैं। देखिए 212 लिखा होगा कहीं पे, ये देखिए 212 इधर है, ये 212 है। लेकिन ये तब लागू होगा जब आईपीसी से भिन्न कोई अपराध किया हो तो उसमें कम से कम सजा जो अपराध किया है 6 महीने हो, तभी ये धारा वहाँ लागू होगी। ठीक, यहाँ पे
कोई कंडीशन नहीं है, साथ ये बिना कंडीशन के विशेष एवं स्थानीय विधियों पे लागू होता है और ये कंडीशनल लागू होता है और इसमें और कोई अंतर दोनों में नहीं है। ये इसमें कोई धारा लिखा नहीं, ये आईपीसी के अपराधों की बात करता है। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगी अपराध शब्द का मतलब आईपीसी में बताए गए अपराधों से है, लेकिन इन धाराओं के प्रयोजन के लिए अपराध शब्द का मतलब न केवल आईपीसी में बताए गए अपराध से है, बल्कि आईपीसी से भिन्न विधियों में बताए गए अपराध से भी है। और भिन्न विधियां वो विशेष या स्थानीय हो सकती हैं। विशेष विधियों जो पूरे भारत में लागू हो, स्थानीय विधियों का मतलब जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाई गई हो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, अब एक धारा 6 भी मैंने लिखा है रीड विद, मतलब साफ पठित धारा 6, ये इसी आईपीसी की ही धारा 6 है जो जनरल एक्सेप्शन पे लिखी हुई है कि जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 4 है वो आईपीसी के सभी अपराधों पे लागू होता है। यही बात धारा 6 कहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको 2 थप्पड़ मारा है लेकिन वो जिसने मारा है वो 6 साल का बच्चा है, तो वो अपराध नहीं है, आप कहोगे अपराध नहीं है क्योंकि उसको बचाव मिल जाएगा, धारा 82 का डोली इनकैपेक्स हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है तो धारा 323 में तो लिखा नहीं है, 319 की परिभाषा में तो नहीं लिखा है कि बच्चा मारेगा तो अपराध नहीं है। तो बच्चा मारेगा तो वो अपराध नहीं है, कैसे कनेक्ट होगा? तो ये धारा 6 कहती है कि जनरल एक्सेप्शन आईपीसी के सभी अपराधों, सभी परिभाषाओं, सभी दृष्टांतों के साथ पढ़ी जाएगी, हमेशा उसके अधीन होगी। अब प्रश्न ये है कि क्या जनरल एक्सेप्शन आईपीसी से भिन्न अपराधों पे भी लागू होता है? तो जी हाँ, ये धारा 40 का पैरा 2 कहता है, देखो चैप्टर 4 लिखा है कि जनरल एक्सेप्शन जो धारा 76 से 106 तक में है वो आईपीसी से भिन्न अपराधों पे भी लागू होता है। यानी बच्चा है, पागल है या माइनर कोई व्यक्ति है, ठीक है, माइनर मतलब चित्त विकृत है या मत व्यक्ति है, वो आईपीसी से भिन्न कोई भी अपराध कर दे तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अपराध का मतलब न केवल आईपीसी के लिए ही, इन धाराओं के प्रयोजन के लिए, आईपीसी से भिन्न अपराधों के लिए भी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी कानूनी प्रोविजन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, सर ये बात मुझको नहीं समझ में आ रही, आप इस पर वीडियो बना दीजिए, सिंपली वीडियो तुरंत बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।